नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। लेकर हाजिर हूं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर सुबह की प्रमुख सुर्खियों पर। नशे के खिलाफ जंग होगी और तेज। गृह मंत्री अमित शाह आज नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं बैठक की करेंगे अध्यक्षता। नशीले पदार्थों पर नियंत्रण के लिए विजन डॉक्यूमेंट भी करेंगे जारी। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर होगा शुरू। 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल करेगा तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश। अयोध्या में श्री राम मंदिर दान गबन मामले में रामशंकर यादव चिन्नू समेत 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। 5 आरोपियों से पूछताछ जारी। एफआईआर में कुल 8 लोग हैं नामजद। सरकार ने औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत। पश्चिम एशिया संकट के कारण गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी पर लगे सभी प्रतिबंध हटे। ओमान की खाड़ी में एक जहाज पर हमले के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट में फिर बढ़ा तनाव। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने रोका निकासी अभियान। और खेल की खबरों में फीफा विश्व कप में नॉकआउट में पहुंची नीदरलैंड, जापान और स्वीडन, तो वहीं जर्मनी को हराकर इक्वाडोर भी पहुंची अंतिम 32 में। निकोलस पेपे के 2 गोल की मदद से आइवरी कोस्ट ने पार की पहली बार ग्रुप दौर की बाधा। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से। केंद्र सरकार नशे के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD के 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी और नशे की समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे सामूहिक प्रयासों की समीक्षा की जाएगी और अगले 3 वर्षों की रणनीति पर मंथन होगा। इस अवसर पर अमित शाह विजन डॉक्यूमेंट ऑन नार्कोटिक्स कंट्रोल 2026 से 2029 जारी करेंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत के विजन को साकार करने के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम करेगा। व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार इस दस्तावेज में मांग में कमी, आपूर्ति पर नियंत्रण, पुनर्वास, जन जागरूकता, क्षमता निर्माण और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए स्पष्ट जिम्मेदारियां, समय सीमा और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसमें सिंथेटिक ड्रग्स, डार्कनेट आधारित तस्करी, युवाओं को नशे से दूर रखने तथा उपचार एवं पुनर्वास केंद्रों के विस्तार जैसे उभरते मुद्दों पर भी विशेष जोर दिया गया है। गृह मंत्री इस दौरान एनसीबी वार्षिक रिपोर्ट 2025 भी जारी करेंगे। जम्मू और गुवाहाटी में बने नए एनसीबी जोनल कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे और ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल पखवाड़ा अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान के तहत देश भर में विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा कानून के अनुरूप करीब 2,09,500 किलोग्राम मादक पदार्थ, जिनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है, उसको नष्ट किए जाने की प्रक्रिया को गति दी जाएगी। इस बैठक में 44 केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के प्रतिनिधियों के साथ राज्यों और ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के 108 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये बैठक देश में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को और मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर से शुरू होने जा रहा है। 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। व्यापारियों ने अपना सामान पहले ही लिपुलेख दर्रे के निकट स्थित गोदामों में पहुंचा दिया है। प्रशासन को 103 से ज्यादा व्यापारियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं और जल्द ही 25 व्यापारियों के दूसरे दल को भी पास जारी किए जाएंगे। सामान ढुलाई के लिए नाभी डांग के पास खच्चरों और घोड़ों की भी व्यवस्था की गई है। भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 1991 में पुनः शुरू हुआ था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में इसे स्थगित कर दिया गया था। 6 वर्ष बाद व्यापार बहाल होने से सीमावर्ती क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को
नई गति मिलने की उम्मीद है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित किए गए चढ़ावे और दान राशि में कथित वित्तीय अनियमितता तथा गबन के मामले ने अब गंभीर कानूनी रूप ले लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर अयोध्या पुलिस ने इस मामले में पहली FIR दर्ज कर ली है। ये मुकदमा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर दर्ज किया गया। पुलिस ने इस मामले में कुल 8 लोगों को नामजद करते हुए उनके खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया है। यह FIR भारतीय न्याय संहिता की धारा 306, 316(5), 317(4) सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत दर्ज की गई। जिन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है उनमें रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र और सुभाष श्रीवास्तव समेत अन्य लोग शामिल हैं। इसके साथ ही त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिनमें रामशंकर यादव टिन्नू, अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा का नाम इसमें शामिल है। पुलिस इस मामले के सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है। पश्चिम एशिया संकट के बाद LPG आपूर्ति की स्थिति में सुधार होने पर केंद्र सरकार ने औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने गैर घरेलू पैक्ड LPG की आपूर्ति पर लगाए गए सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं और आपूर्ति को संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया है। इसके साथ ही संकट के दौरान पूरी तरह निलंबित की गई बल्क LPG आपूर्ति भी आंशिक रूप से बहाल कर दी गई है। अब औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को संकट पूर्व खपत के 50% तक बल्क LPG उपलब्ध कराई जाएगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार घरेलू LPG उत्पादन और आयातित कार्गो की उपलब्धता में सुधार को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए LPG की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी और स्वच्छ ईंधन के रूप में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG के विस्तार की दिशा में भी प्रयास जारी रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। IMF के संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। IMF ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। जूली कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने पश्चिम एशिया युद्ध विराम और हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत बताया और साथ ही कहा कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% ऊपर है। और इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DD न्यूज। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है सैंडविच लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट ड्राई फ्रूट और दही बड़े चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले चमकी चाट से बल्ले बल्ले असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुरुवार को वेनेजुएला की राजधानी काराकस में आए 2 बड़े भूकंप के झटकों ने भारी तबाही मचा दी है। वहां की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने बताया कि इसमें मृतकों की संख्या बढ़कर 235 से ज्यादा हो चुकी है अभी तक, जबकि 1500 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। रोड्रिगेज ने बताया कि इस भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए।
राजधानी के तटीय क्षेत्र ला गुआइरा में सबसे ज्यादा क्षति और जानमाल का नुकसान हुआ। भूकंप के बाद अभी हजारों लोग लापता हैं और इन सबके बीच वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति की घोषित कर दी है। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी सक्रिय कर दी हैं। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से एकजुटता और सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में ये भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंध को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट का उल्लेख करते हुए रोड्रिगेज ने उनके समर्थन की सराहना की और इस बीच राहत एवं बचाव कार्य तेज कर दिया गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने वैश्विक समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर नई चिंताएं इस समय पैदा कर दी है। संयुक्त राष्ट्र की एक समुद्री एजेंसी ने ओमान के तट के पास एक जहाज को अपना निशाना बनाए जाने की जानकारी मिलने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों को निकालने का काम रोक दिया गया है। यह अभियान युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से जहाजों और नाविकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए चलाया जा रहा था। तो वहीं ब्रिटिश सेना ने एक बयान जारी कर जहाज को निशाना बनाए जाने के बारे में जानकारी दी थी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के प्रमुख ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने का काम तब तक रुका रहेगा जब तक एजेंसी निकासी सूची में शामिल और उस इलाके में मौजूद जहाजों की सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित नहीं कर लेती। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि हमला किसने किया और किस जहाज को निशाना बनाया गया। इससे पहले ईरान ने जहाजों को चेतावनी दी थी कि वो तेहरान की मंजूरी के बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर जाने वाले संयुक्त राष्ट्र के मान्यता प्राप्त रास्ते का इस्तेमाल ना करें। इस घटनाक्रम के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव और बढ़ गया है, खासकर तब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल और एलएनजी का परिवहन होता है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आप देखते हैं खबरें खेल जगत से, फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। जापान और स्वीडन ने ग्रुप एफ से विश्व कप के नॉकआउट दौर में अपनी जगह बना ली है। स्वीडन ने जापान के खिलाफ दूसरे हाफ में शानदार वापसी करते हुए 1-1 की बराबरी हासिल की और इसी के साथ अंतिम 32 में अपनी जगह भी पक्की कर ली। पहले हाफ में दोनों टीमों की तरफ से ज्यादातर रक्षात्मक खेल देखने को मिला। हालांकि दूसरे हाफ में मुकाबले की रफ्तार पूरी तरह से बदल गई। जापान ने 56वें मिनट में डाइजेन माइदा के गोल की मदद से 1-0 की बढ़त बना ली है। जापान की बढ़त के महज 6 मिनट बाद स्वीडन के एंथनी एलांगा ने शानदार गोल करके मुकाबले को बराबर कर दिया। इस ड्रॉ के साथ स्वीडन 4 अंकों के साथ ग्रुप एफ में तीसरे स्थान पर रहा और सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान वाली टीमों में शामिल होकर अंतिम 32 में पहुंच गया। तो वहीं जापान दूसरे स्थान पर रहते हुए नॉकआउट में पहुंचा, जहां उसका सामना 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील से होगा। ग्रुप ई के आखिरी मुकाबले में इक्वाडोर ने शानदार वापसी करते हुए जर्मनी को 2-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। शुरुआती झटके के बावजूद इक्वाडोर ने दमदार खेल दिखाया और टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज करते हुए अंतिम 32 का टिकट पक्का कर लिया। इस हार के बावजूद ग्रुप में पहले ही शीर्ष स्थान सुनिश्चित कर चुकी जर्मनी की टीम इस मैच में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सकी। आइवरी कोस्ट ने फीफा विश्व कप में इतिहास रचते हुए पहली बार नॉकआउट चरण में अपनी जगह बना ली है। ग्रुप ई के निर्णायक मुकाबले में निकोलस पेपे के 2 शानदार गोलों की बदौलत टीम ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर अंतिम 32 का टिकट कटाया। इस जीत के साथ आइवरी कोस्ट 6 अंकों के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहा और अपने पिछले 3 विश्व कप अभियानों में ग्रुप चरण से बाहर होने का सिलसिला भी तोड़ दिया। भारत ने महिला टी20 विश्व कप 2026 में अपने सेमीफाइनल की उम्मीदों को बरकरार रखा है। गुरुवार को ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेले गए मैच में भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराने में सफलता पाई।
बांग्लादेश से मिले 137 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने शेफाली वर्मा के तेज तर्रार अर्धशतक की मदद से 16.5 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले भारत ने बांग्लादेश को 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 के स्कोर पर रोक दिया। भारतीय युवा स्पिनर श्रीचरण ने महिला T20 विश्व कप के एक संस्करण में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई। भारतीय T20 विश्व टीम एक नए दौर में कदम रखने जा रही है। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में पहली बार कप्तान के रूप में मैदान पर उतरने वाले श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में भारत नई शुरुआत करेगा। हालांकि कप्तानी की इस कहानी के बीच सबसे ज्यादा चर्चा युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर है, जिन पर सभी की नजरें टिकी होंगी। वैभव इस दौर के सबसे बड़ा आकर्षण बनकर उभरे हैं। घरेलू क्रिकेट और जूनियर स्तर पर अपने आक्रामक अंदाज से प्रभावित करने वाले इस युवा बल्लेबाज को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को साबित करने का मौका मिलेगा। आज दुनिया भर में मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समुदाय अकीदत, श्रद्धा और गम के साथ इमाम हुसैन की शहादत को याद कर रहा है। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और इसकी 10वीं तारीख यानी आशूरा विशेष महत्व रखती है। इस दिन करबला की जंग में इमाम हुसैन और उनके साथियों ने न्याय, सत्य और मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। भारत सहित कई देशों में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं, मजलिसों का आयोजन हो रहा है और लोग इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मुहर्रम केवल शोक का अवसर नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष, सत्य, त्याग और मानवता के मूल्यों को याद करने का भी संदेश देता है। इस अवसर पर देश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन और पुलिस जुलूस मार्गों पर निगरानी रखे हुए है ताकि धार्मिक आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के आधिकारिक संकल्प के तहत 26 जून को इस दिन के रूप में मनाने की घोषणा हुई थी और इस साल की थीम में रोकथाम पर निवेश करने पर जोर देते हुए नशा मुक्त समाज का संकल्प लिया जा रहा है। आखिर क्यों जरूरी है ये दिन, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। स्वास्थ्य, प्रगति और कल्याण की ओर अग्रसर इस विश्व में मादक पदार्थों का दुरुपयोग आज भी मानवता के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस, जिसे विश्व ड्रग्स दिवस के नाम से भी जाना जाता है, हमें ये स्मरण कराता है कि नशीले पदार्थों का सेवन व्यक्तियों, परिवारों और पूरे समाज पर कितना विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। ये दिवस सामूहिक प्रयासों के महत्व को रेखांकित करता है तथा विश्व भर की सरकारों, संगठनों और नागरिकों को नशे की लत की रोकथाम, इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने और नशे से उबरने की राह पर चल रहे लोगों को सहयोग प्रदान करने के लिए एकजुट होने का संदेश देता है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस की स्थापना 7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। महासभा ने 26 जून को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की ताकि मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध वैश्विक प्रयासों को सुदृढ़ किया जा सके। तब से विश्व भर के देश इस दिन को जागरूकता फैलाने, नशे के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित करने और नशा मुक्त समाज के निर्माण के संकल्प के साथ मनाते आ रहे हैं। ये तिथि एक स्वस्थ, सुरक्षित और नशा मुक्त विश्व के निर्माण के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आपको बता दें कि भारत ने मादक पदार्थों के विरुद्ध शून्य सहनशीलता यानी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, जिसमें कठोर कानून प्रवर्तन के साथ साथ जागरूकता और पुनर्वास को भी समान महत्व दिया गया है। वर्ष 2024 में विभिन्न एजेंसियों ने लगभग 25,330 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए, 1.17 लाख किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थों को नष्ट किया तथा समुद्री अभियानों के दौरान 4,100 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किए। इसके साथ ही नशा मुक्त भारत अभियान, नशा मुक्त केंद्रों और परामर्श सेवाओं के माध्यम से लोगों को नशे की लत से बाहर निकलने और एक नया जीवन शुरू करने में सहायता प्रदान की जा रही है। मादक पदार्थों का दुरुपयोग केवल व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि परिवार, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सौहार्द पर भी गहरा नकारात्मक प्रभाव डालता है। नशे की लत जीवन को बर्बाद कर सकती है, समुदायों को कमजोर कर सकती है और राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसलिए विशेष रूप से युवाओं को इसके प्रति जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वे ही हमारे समाज और राष्ट्र का भविष्य है।
इस विश्व ड्रग दिवस पर आइए हम सभी ये संकल्प लें कि हम जागरूक रहेंगे, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे, जरूरतमंद लोगों का सहयोग करेंगे और नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान देंगे। जागरूकता, संवेदनशीलता और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से हम एक स्वस्थ, सुरक्षित और उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने और सत्ता में बने रहने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने के साथ ही उस संविधान को ही पूरी तरह से बदल डालने की कोशिश की जो भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। आपातकाल के दौरान कांग्रेस द्वारा किया गया संविधान संशोधन भारतीय राजनीतिक इतिहास का सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन है। आपातकाल के दौरान ही संविधान का 42वां संशोधन किया गया, जिसके जरिए संविधान के मूल ढांचे को कमजोर करने, उसकी संघीय विशेषताओं को नुकसान पहुंचाने और सरकार के तीनों अंगों के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की गई। आपको छोड़े जाते हैं इस खास रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। आपातकाल और इसको लागू करने को लेकर भारतीय संविधान में अलग से प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच आपातकाल की चर्चा की गई है। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करने का फैसला किया। आपातकाल में संविधान में शामिल आपातकालीन शक्तियों का बहुत अधिक दुरुपयोग किया गया। आपातकाल लागू करने के बाद संविधान में ऐसे संशोधनों का दौर शुरू हो गया जिन्होंने भारतीय गणतंत्र की आत्मा को ही बदल कर रख दिया। आपातकाल को समय की जरूरत बताते हुए इंदिरा गांधी ने उस दौर में लगातार कई संविधान संशोधन किए। जुलाई 1975 में 38वें संविधान संशोधन के जरिए न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार छीन लिया गया। 2 महीने बाद ही किए गए 39वें संविधान संशोधन के जरिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया गया। 40वें और 41वें संशोधन के जरिए संविधान के कई प्रावधानों को बदलने के बाद 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42वें संशोधन के जरिए एक प्रकार से पूरे संविधान का पुनरीक्षण किया गया और संविधान में बहुत से मूलभूत बदलाव कर दिए गए। 42वें संशोधन के सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से एक था मौलिक अधिकारों की तुलना में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को वरीयता देना। इस प्रावधान के कारण किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों तक से वंचित किया जा सकता था। इस संशोधन ने न्यायपालिका को पूरी तरह से बौना कर दिया था। विधायिका को अपार शक्तियां दे दी गई थीं। अब केंद्र सरकार को यह भी शक्ति थी कि वो किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर कभी भी सैन्य या पुलिस बल भेज सकती थी। साथ ही राज्यों के कई अधिकारों को केंद्र के अधिकार क्षेत्र में डाल दिया गया। 42वें संशोधन के जरिए ये प्रावधान किया गया कि संसद से किए गए संविधान संशोधनों को किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की आवश्यकता महसूस की गई। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के जरिए आपातकालीन प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की गई। हालांकि इससे पहले ही 43वें संविधान संशोधन के जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को उनके अधिकार वापस दिलाए गए। इसके बाद संविधान का 44वां संशोधन हुआ। ये संशोधन 42वें संविधान संशोधन से जो क्षति संविधान की हुई थी उसे ठीक करने की कोशिश थी। 44वें संशोधन से 42वें संशोधन के जरिए संविधान में किए गए बदलावों को रद्द करते हुए संविधान को फिर से अपने मूल रूप में लाया गया। हालांकि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया। 44वें संशोधन ने संविधान में कई ऐसे बदलाव किए जिससे 1975 के आपातकाल जैसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो। पहले अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाने के लिए युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति जैसी परिस्थितियों का होना जरूरी था। लेकिन 44वें संशोधन में अनुच्छेद 352 में से आंतरिक अशांति शब्द हटा दिया गया और इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। अब इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जा सकेगा। सिर्फ आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। वर्तमान में यही व्यवस्था लागू है।
42वें संशोधन के जरिए आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया था, लेकिन 44वें संशोधन से ये बंधन हटा लिया गया। अब आपातकाल लगाने के सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ये भी व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करेंगे, जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। आपातकाल की घोषणा के 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से इसके लिए मंजूरी लेना जरूरी बनाया गया। इसे लागू रखने के लिए हर 6 महीने के बाद संसद से मंजूरी आवश्यक होगी। लोकसभा के कार्यकाल को दोबारा 5 साल कर दिया गया। 38वां संविधान संशोधन के जरिए इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 123 में खंड 4 जोड़कर अध्यादेश के मामले में न्यायिक हस्तक्षेप को रोक दिया। हालांकि जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संशोधन के जरिए इस बदलाव को उलट दिया। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी अनुच्छेद 368 में भी बदलाव कर चुकी थीं, ताकि संविधान में किए गए बदलाव की न्यायिक समीक्षा न की जा सके। आपातकाल के दौरान किए गए 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान की प्रस्तावना 53 अनुच्छेदों और 7वीं अनुसूची में बदलाव किया गया था। ये एक प्रकार से संविधान का पुनरीक्षण था। हालांकि बाद में सरकार ने संविधान संशोधन के जरिए संविधान में जो बिगड़ा हुआ था उसे सुधारने की भरपूर कोशिश की।